हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली इफ़ेक्ट ऑफ डाइल्यूशन की। ठीक है, तो लास्ट की वीडियो में हमने गिब्स फ्री एनर्जी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो इफ़ेक्ट ऑफ डाइल्यूशन में हमारे दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट आते हैं। ठीक है, ये पहला आते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और सेकंड आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट है, ये हमारा ड्राइव होता है बेसिकली। ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेप्ट जो है, इससे हम जो है बेसिकली ड्राइव कर सकते हैं कोलरोश लॉ को। ठीक है, अब कोलरोश लॉ में हमको कुछ टर्म्स डिफाइन होती हैं, जैसे कि हमारी मोलर कंडक्टिविटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनको हम ड्राइव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हमारा क्या इफ़ेक्ट पड़ता है मोबिलिटी पे। ठीक है, और बेसिकली मोलर कंडक्टिविटी पे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम दो फैक्टर देखते हैं। पहला देखते हैं लैम्डा एम, दूसरा देखते हैं के को आप जानते हैं कि आपस से हम डिनोट करते हैं, और सेकंड होती है बेसिकली हमारी दैट इज़ दी मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारे दो फैक्टर जो हैं वो है नंबर ऑफ आयंस और सेकंड है मोबिलिटी और स्पीड। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों को ही हम बेसिकली क्या करते हैं, पहले हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। और जब हम यहाँ से डिज़ोल्व करेंगे, डिज़ोल्व करने से क्या होगा, हमारी कंसनट्रेशन की वैल्यू बढ़ रही होगी। कंसनट्रेशन की वैल्यू बढ़ने से हम चेक करते हैं कि हमारी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में उसकी आयंस की जो स्पीड है उस पर हमारा क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा होगा। और यदि हमारी कंसनट्रेशन बढ़ाने से नंबर ऑफ आयंस हमारे ओवरऑल जो है सॉल्ट के अंदर जो हमारे आयंस है, चाहे वो हमारे कैटायन हो एनायन हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ ओवरऑल आयंस जो है वो उस पर हमारा क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो जैसे हम ले लेते हैं HCl, और HCl में हम जानते हैं बेसिकली इसको हमने क्या किया, इसको हमने वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया। अब क्योंकि जितना बेसिकली क्लोराइड जो है एक हमारा बेसिकली कैसा है, किस टाइप का एनायन है, ये हमारा बेसिकली इसका जो साइज है एनायन का Cl माइनस का, वो हमारा लार्ज साइज है। तो अब जब हम इस पर बेसिकली डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन करने से वाटर को हम जब इंक्रीज़ करेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स HCl पे जा करके अटैक करेंगे और ये हमारे H प्लस और Cl माइनस को सेपरेट कर देंगे। जितने ज़्यादा नंबर हमारे H2O के प्रेजेंट रहेंगे HCl के अंदर, उतना जो है डिस्टेंस H और Cl माइनस के बीच में हमारा हो रहा होगा। तो इससे हमको ये पता चलती है कि जो ओवरऑल स्पीड है वो हमारी क्या होगी, बेसिकली डाइल्यूशन करने पे इलेक्ट्रोलाइट की जो स्पीड है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस के अंदर, वो हमारी मोबिलिटी जो है वो हमारी इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो मोबिलिटी है वो हमारी कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि आप जानते हैं पहले हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन था और उस लिक्विड सॉल्यूशन में हमने बेसिकली और लिक्विड मिला दिया, तो नंबर ऑफ आयंस जो है वो हमारे इधर उधर जिगजैग मोशन में स्कैटर्ड करेंगे। स्कैटर करने से इस ओवरऑल इंक्रीज़ उनकी बढ़ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है कि लैम्डा एम की वैल्यू हमारी इंक्रीज़ करेगी, लेकिन लैम्डा एम की जो वैल्यू इंक्रीज़ है वो इसके अंदर हमारा ग्रेजुअल इंक्रीज़ आ रहा होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है कि लैम्डा एम के अंदर हमारा जो इंक्रीज़ होता है वो हमारा शार्प इंक्रीज़ होता है। ये आप पढ़ेंगे बेसिकली आगे चल करके ग्राफ में भी। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली बात कर लेते हैं कि के पे हमारा क्या डिपेंड होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मिक्स करने पे, तो के हमारा ओवरऑल डिक्रीज़ करेगा। अब के की जो वैल्यू है वो हमारे डिफाइंड होती है कि एक पर्टिकुलर पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे हमारे कितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट हैं। तो जब हमने डाइल्यूशन नहीं किया था, जब हमने H2O के मॉलिक्यूल्स HCl के अंदर ऐड नहीं किए थे, जब हमारे जो बेसिकली H प्लस और Cl माइनस वो पास थे। ठीक है, तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारे H प्लस Cl माइनस पास थे। ठीक है, लेकिन जब हमने डाइल्यूशन कर दिया तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ आयंस जो हैं हमारे वो हमारे ओवरऑल क्या करेंगे, वो डाइल्यूशन करने पे हमारे नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो सेपरेट हो रहे होंगे। तो नंबर ऑफ आयंस ओवरऑल हमारे Cl माइनस के और H प्लस के वो हमारे डिक्रीज़ करेंगे। तो ये आता है इफ़ेक्ट हमारा K प्लस पे, और ये हमारा केवल अप्लाइड होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केसेस के अंदर। वीक इलेक्ट्रोलाइट केसेस में हमारा K की वैल्यू जो है वो हमारी इंक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि जब हम बेसिकली वीक सॉल्यूशन लेते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करते हैं, तो उसमें जो है बेसिकली हम जब डाइल्यूशन करते हैं तो वहाँ पे हमारी के की वैल्यू इंक्रीज़ करती है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो है हमारे नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो आपस में स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लैम्डा एम और के को डिफाइंड किया है वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। अब आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा अल्फ़ा डिफाइंड होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। अल्फ़ा को कहते हैं हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ पे हमने जो वीक इलेक्ट्रोलाइट केसेस का एग्जांपल दिया है वो हमने लिया है एसिटिक एसिड। ठीक है,
एसिटिक एसिड लिया है तो यहाँ पे हमारा बेसिकली अल्फ़ा डिफाइंड होगा √KA/C से। इससे हम ये बता सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ द अल्फ़ा हम जो है KA की वैल्यू को भी डिफाइंड कर सकते हैं। ठीक है, K क्या है? K हमारा बेसिकली बताता है कि हमारी ओवरऑल सॉल्यूशन के अंदर कितनी एसिडिक स्ट्रेंथ प्रेजेंट है। ठीक है, और सिमिलरली हमारा KB भी डिफाइंड हो सकता है, जो कि हमारा बताता है कि बेसिक स्ट्रेंथ हमारी कितनी प्रेजेंट हो रही होगी ओवरऑल सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब हमने बेसिकली यहाँ पे कंसेंट तो अल्फ़ा हमारा, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू लेस देन 1 है, अल्फ़ा हमारा बेसिकली लेस देन 1 होता है, तो अल्फ़ा की वैल्यू को जब हम बढ़ाएंगे यूनिटी कर रहे होंगे तब हमको जो है बेसिकली कंसंट्रेशन कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा आप देख भी सकते हैं अल्फ़ा और कंसंट्रेशन में हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। यदि हम कंसंट्रेशन की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो अल्फ़ा हमारा कम हो रहा होगा। अब यहाँ से हमारा जो लैम्डा एम है उसमें हम बता सकते हैं कि उसके अंदर भी हमारा इंक्रीज़ आएगा। तो यहाँ पे चाहे हमारा केस हो वीक इलेक्ट्रोलाइट का या फिर केस हो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, लैम्डा एम जो कि हमारा डिफाइन करता है मोलर कंडक्टिविटी, वो हमारा बेसिकली इंक्रीज़ ही करेगा। अब यहाँ पे डिफरेंस ये है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट केस के अंदर जो लैम्डा एम है वो हमारी वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर देता है, जहाँ पे कि हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये आप ग्राफ में भी देख के समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है वीक इलेक्ट्रोलाइट का और ये हमारा ग्राफ है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो हमने ग्राफ डिफाइंड किया है वो हमारा वाई इंटरसेप्ट को इंटरसेप्ट करता है, यानी कि यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट को हम इनफाइनाइट कंसंट्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस को जो है ये हमारा वाई एक्सिस तक ही रहता है, तो यहाँ पे हम जो है मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट कंसंट्रेशन नहीं डिफाइन करते। यहाँ पे जो हम डिफाइन करते हैं वो हम डिफाइन करते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इन दोनों में इतना ही केस है। और बेसिकली यहाँ पे बताना है कि हमारा कापा की वैल्यू कैसे बढ़ रही होगी, तो क्योंकि हमारे अल्फ़ा की वैल्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या बताता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताता है कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में डिसोसिएट नहीं हो रहे होंगे। वो दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं CH3 के और COH के एसिटिक एसिड के अंदर, उनके अंदर बॉन्ड जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा, वो डिसोसिएट नहीं होंगे। ठीक है, पास रहे होंगे। तो चाहे जब हम बेसिकली डाइल्यूशन की वैल्यू को यहाँ पे बढ़ा भी रहे होंगे तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर जो हमारी ओवरऑल आयंस की वैल्यू है वो हमारी इंक्रीज़ ही करेगी, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमारी कापा की वैल्यू डिक्रीज़ करती है, क्योंकि वहाँ पे हमारे जो आयंस है वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बतानी है। यहाँ पे गिवन है एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, फ्लोरो एसिटिक एसिड और डाईफ्लोरो एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन हमने चारों की सेम रखी है और हमको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिफाइन करनी है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए बेसिकली कि हमारा लैम्डा एम, यानी कि जो कि हमारा बताता है स्पीड ऑफ आयंस से, ठीक है, मोबिलिटी कितनी होगी। और हम देखते हैं, चेक करते हैं सेकंड वैल्यू नंबर ऑफ आयंस की एक वैल्यू के अंदर हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये अब जानते हैं, क्योंकि ये चारों हमारे एसिटिक एसिड हैं, तो एसिटिक एसिड जो है वो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल है। अब हमको चेक करना है कि इनमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारा कौन सा है। तो क्योंकि ये हमारा एसिटिक एसिड है खाली, तो ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है एज़ कम्पेयर टू दी, और क्लोरो एसिटिक एसिड ये हमारा उससे भी ज़्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट है और क्लोरीन जो है हमारा बेसिकली -I ग्रुप है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लोरीन है, फ्लोरीन है और यहाँ पे डाईफ्लोरो है। तो यदि हम क्लोरीन का बेसिकली मास कंसिडर, एटॉमिक वेट कंसिडर करें और यहाँ पे फ्लोरीन का एटॉमिक वेट कंसिडर करें, और जब हम 2 फ्लोरीन ले रहे होंगे तो 2 फ्लोरीन का जो एटॉमिक वेट है वो हमारा ज़्यादा होता है। ठीक है, और यहाँ से हमारा जो -I लग रहा होगा इंडक्टिव इफेक्ट वो हमारा ज़्यादा लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे डाईफ्लोरीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके कारण जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो हमारा सबसे जो हाईएस्ट वीकेस्ट इलेक्ट्रोलाइट बन रहा होगा वो हो जाएगा हमारा डाईफ्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब इसके बाद ये न्यूमेरिकल है, ये हमारा बेसिकली बेस्ड है कि हम कापा की वैल्यू से जो है कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ठीक है, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ये हम लास्ट वीडियो में कवर किया था कि जब भी हमारी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू डिफाइन हो रही होगी तो के हमारा बन जाएगा बेसिकली दी कंडक्टेंस। ठीक है, और जब हमारी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू डिफाइन नहीं होती तो के बन जाता है हमारा कापा। तो इसमें क्वेश्चन में यही गिवन है कि यहाँ पे हमने जो बेसिकली कंसंट्रेशन लिया वो 1/10 mm ली है। ये आप जानते हैं कि यहाँ पे हमने आर की वैल्यू को लिया है 2.5 × 10⁻³ ओम,
मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू बतानी है हमको, सेल कांस्टेंट गिवन है, सेल कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे जी स्टार, और सेल कांस्टेंट डिफाइंड होता है हमारा इक्वेशन से K = G × G स्टार, जहाँ पे G स्टार हो जाएगा हमारा सेल कांस्टेंट, और यहाँ पे K हो जाएगा कापा, G हो जाएगी हमारी कंडक्टेंस। ठीक है, तो अब जो हमारी बेसिकली G है वो हमारी रेसिप्रोकल होती है रेसिस्टिविटी के, तो फिर यहाँ से हम कापा की वैल्यू निकाल लेंगे, और कापा की वैल्यू आ जाएगी जब, तो हम मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू का फॉर्मूला है K × 1000/m। ठीक है, K × 1000/c भी कह सकते हो, क्योंकि m और c हमारी एक रिलेशन होते हैं, चाहे c बोले तो हमारी कंसंट्रेशन डिफाइंड होगी, और m बोले तो हमारी मोलरिटी की वैल्यू हम यहाँ पे अप्लाइड करेंगे, तो मोलरिटी भी हमारी कंसंट्रेशन में डिफाइंड होती है। तो K × 1000/m से जो है हम बेसिकली लैम्डा m की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक न्यूमेरिकल था, इसको आप देख लेना। फिर इसके बाद हमारा ये अगेन वही ग्राफ है कि यहाँ पे हम जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट को कैसे कंसीडर करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही मैंने आपको बता दिया, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट करेंगे, इसका मतलब है कि हम लैम्डा m नॉट की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। लैम्डा m नॉट बताता है हमारा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट कंसंट्रेशन, और वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारे जो है हम डिफाइन करते हैं लैम्डा m को, लैम्डा m बताता है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। तो ये हमारा जो ग्राफ आया है, ये हमारा ग्राफ आया है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये हमारी बेसिकली इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो ग्राफ आएगा वो भी हमारा स्ट्रेट लाइन की टर्म में आ रहा होगा। अब इस ओवरऑल ग्राफ से आप इतना कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे हम कंसंट्रेशन की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने बेसिकली पहले जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते जा रहे हैं, यानी कि डाइल्यूशन से हमारा मतलब है कि H2O हम मिक्स करते जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमारी कंसंट्रेशन की वैल्यू जो है वाई एक्सिस तक अप्रोच कर रही है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। ठीक है, तो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है ऑन इंक्रीजिंग दी डाइल्यूशन, तो इससे आप ये कंक्लूड कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जो है यहाँ पे हमारा गिवन है कि हमारा कोई सॉल्ट है, सॉल्ट के अंदर हमारे कैटायन आयन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हम जो है बेसिकली उसको सेपरेट करके कैसे लिख रहे होंगे, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू को कैसे डिफाइन करेंगे। तो यदि हमारे पास सॉल्ट है, सॉल्ट हमारा बनता है एसिड प्लस बेस से। ठीक है, एसिड में हमारे जो है बेसिकली कैटायन प्लस आयन प्रेजेंट रहते हैं। फिर यहाँ पे हमारा जैसे कि ये एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे हमने CH3CO- ये हमने बनाए, मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन करी एट इनफाइनाइट कंसंट्रेशन। फिर हमने मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन करी H+ की। ठीक है, तो ये बन जाएगा एसिड, ये बन जाएगा बेस। ठीक है, और यह एसिड की बेस के जो कॉम्बिनेशन से हमारा ये सॉल्ट बन रहा होगा CH3COH। ठीक है, तो इससे हम बेसिकली आप ये भी देख सकते हैं कि जो हमारी कंसंट्रेशन है, अभी जैसे CH3 होल ट्वाइस होता है तो हम यहाँ पे हम 2 लैम्डा इन्फिनिटी CH3CO लिख रहे होते हैं, जैसे कि AX/BY में गिवन है। तो यहाँ पे जो हमारे मोल्स हैं A के, उसको हम स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के रिलेशन में लिख देते हैं। ठीक है, सिमिलरली B के जो मोल्स हैं वो हमारे स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट में Y के टर्म्स में आ रहे होंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ होल लॉस की हमारी बेस्ड है कि यहाँ से हम जो है बेसिकली मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन के केस में। ठीक है, और सेकंड हम बता सकते हैं कि हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है हमारा अल्फ़ा, और ये आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो हमारा वैलिड होता है फॉर द केस ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिफाइंड करते हैं, जैसे कि हमने एसिटिक एसिड के एग्जाम्पल के केस के अंदर समझा था। अब यहाँ पे जो हमारा अल्फ़ा है, इसकी वैल्यू होती है लैम्डा m डिवाइड बाई लैम्डा m नॉट। ये आप समझ गए हमारा इनफाइनाइट कंसंट्रेशन पे, और यहाँ पे हम कंसंट्रेशन लेंगे कुछ भी। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होगी कोई सी कंसंट्रेशन गिवन है हमारी, और फिर यहाँ से हम बेसिकली के हमारा बताता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ कितनी हो रही होगी ओवरऑल हमने जब डाइल्यूशन किया है, और के भी बताता है हमारे बेसिक स्ट्रेंथ हमारी कितनी हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं के की वैल्यू हो जाएगी C∝² से। अब यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन गिवन है, तो क्वेश्चन में हमारा बेसिकली क्वेश्चन हमारा बेस्ड है, जैसे कि यहाँ पे हमने मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन ले रखी है AX/BY की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने X मोल कंसिडर करे A के, फिर हमने Y मोल कंसिडर किए B के। तो यहाँ पे हमने जो ओवरऑल सॉल्ट है उसमें कैटायन और आयन को सेपरेट किया, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट टेम्परेचर पे हमने लिखी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको वही करना है। तो यहाँ पे हमारी बेसिकली सोडियम आयोडाइड की मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, सोडियम एसीटेट की गिवन है, और मैग्नीशियम एसीटेट सॉल्यूशन की हमारी
मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन है। अभी जो लैम्डा एम नॉट होती है ये हमारी बताती है कि हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन होगी ये हमारी गिवन टेम्परेचर पर डिफाइंड होगी। और बेसिकली यहाँ पे दे भी रखा है कि यहाँ पे हमारी 12.69 है, 9.10, 18.78, ठीक है। टेम्परेचर भी गिवन है। तो हमको लैम्डा एम नॉट मैग्नीशियम आयोडाइड की बतानी है, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी हमारी बेसिकली, तो यहाँ से आप देख सकते हैं Mg(I2) हमारा डिफाइंड होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे Mg होल ट्वाइस नहीं प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम Mg2+ लिख रहे होंगे। स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारा 1 ही रहेगा क्योंकि 1 मोल ऑफ Mg है। आयोडीन के केस में हमारे 2I- हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे 2 मोल्स ऑफ आयोडीन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम जब इक्वेशन राइट करेंगे तो 2 हम पहले लगा रहे होंगे, और ये हमारा अगेन डिफाइंड होता ही है लैम्डा इन्फिनिटी के केस में। अब इन तीनों इक्वेशन की मदद से हमको Mg2I निकालना है। तो यहाँ पे हमारी सी इक्वेशन में Mg है, तो हमारी ये भी इक्वेशन काम में आ रही होगी। Na के अंदर I है, ठीक है। ए इक्वेशन में I आ रहा है, तो ये भी इक्वेशन काम आएगी, ठीक है। तो बेसिकली अब देख लेते हैं, क्योंकि हमारे 2 मोल्स ऑफ आयोडीन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2A, और फिर यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम एक ही है, तो यहाँ पे हमने +C ले लिया। अब 2B हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हमारे मैग्नीशियम की वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे तो एसीटेट जो है ये भी हमारे आ रहे होंगे। सिमिलरली आयोडीन के साथ हमारे सोडियम भी आ रहा होगा, तो इनको जो है बेसिकली हटाने के लिए हम यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ B कर देंगे। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे एसीटेट जो है CH3CO होल ट्वाइस में है, तो यहाँ पे हमने 2 टाइम्स ऑफ B लिखा है, ठीक है। ये कर देंगे, इससे हम जो है बेसिकली Mgi2 को डिफाइन कर सकते हैं। अब ये बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको आप खुद ही कर लेना, ठीक है। यहाँ पे हमारे कोई मोल्स प्रेजेंट ही नहीं है जिसको हम डिफ़ाइन कर सकें कि कितने टाइम्स में हमारे डिफाइंड हो रहे होंगे। जैसे कि हमको CH3COOH बताना है, तो इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं। CH3CO Na के अंदर हमारा ये प्रेजेंट है, सेकेंड में HCl से H आ जाएगा, और इसको जो है बेसिकली माइनस कर देंगे C से। C में हमारे प्रेजेंट है Na के मॉलिक्यूल्स और Cl के मॉलिक्यूल्स। जब इसको माइनस कर देंगे A+B- C कर देंगे, तब हमारा CH3COOH प्रेजेंट हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना है कि जब भी आप बेसिकली मोलर कंडक्टिविटी की इक्वेशन को आप लिख रहे होंगे तो वहाँ पे हमारे कोई भी स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट रिटन नहीं होगा, क्योंकि इस वाली ओवरऑल इक्वेशन में कोई भी हमारा बेसिकली ऐसा आयन नहीं है जो हमारा बेसिकली ट्वाइस या थ्राइस प्रेजेंट हो, ठीक है। अब इसको आप ऐसे मत कर देना कि ये CH3 प्रेजेंट है तो 3 टाइम्स ऑफ CH हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली अलग एनायन होता है, और COOH हमारा अलग एनायन होता है, ठीक है। अब बेसिकली नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर हमको बतानी है कि एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी कितनी हो रही होगी। और आप जानते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को निकालने के लिए हमको रिक्वायरमेंट होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकलता है हमारा मोलर कंडक्टिविटी की मदद से। मोलर कंडक्टिविटी के लिए हमको एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, और वो है हमारा कापा, ठीक है। तो K की हमको रिक्वायरमेंट हो रही होगी, और K की इसने वैल्यू दे रखी है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में। अब इसमें आप बता सकते हैं, तो पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो कंडक्टिविटी हमारी ये गिवन है, यानी कंडक्टिविटी से हमारा मतलब है कि बेसिकली कंडक्टिविटी से हमारा मतलब है कि हमारी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी गिवन है, ठीक है। फिर एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी गिवन है, कंडक्टिविटी हमारी 2.00241 m एसिटिक एसिड। m हो जाएगी मोलैरिटी, मोलैरिटी बताती है कंसंट्रेशन, और कंडक्टिविटी हो जाएगी हमारी K को आप बेसिकली कापा भी बता सकते हो, लेकिन कापा हम तब डिफाइन करते हैं जब हमारा मोलर कंडक्टिविटी आ रहा हो, ठीक है। तो कापा में और मोलर कंडक्टिविटी जब हमारी आएगी तब हमारे बेसिकली एक K बन जाएगा हमारा कापा एक टाइम पे, और सेकंड टाइम पे बन रहा होगा हमारा बेसिकली हमारा बन जाएगा कंडक्टेंस, ठीक है। तो ये आपको इनमें डिफरेंस ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे हमको बताना है कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी बतानी है, लैम्डा एम की वैल्यू बतानी है, ठीक है। लैम्डा एम नॉट डिफाइंड है, और यहाँ पे 0.390 ये भी डिफाइंड है कि एसिटिक स्ट्रेंथ के अंदर लैम्डा एम नॉट बताता है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन बताना है, ये बताता है हमारा अल्फ़ा, और बेसिकली डिसोसिएशन कांस्टेंट को आप के टर्म में भी लिख सकते हैं, जो जिससे हम बता रहे होते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी कितनी प्रेजेंट हो रही होगी, ठीक। कंसंट्रेशन गिवन है, के गिवन है, तो यहाँ से हम बेसिकली मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू को निकाल सकते हैं, K/1000/C करके मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। फिर मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट कंसंट्रेशन में हमारा रिलेशन होता है, जिसकी मदद से हम अल्फ़ा की वैल्यू को डिफाइन करते हैं। अल्फ़ा हमारा बताता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। फिर हमने बेसिकली यहाँ पे क्या किया है, C/α² करके जो है बेसिकली डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट किया है, ठीक है।
तो ये आपको करना है इस क्वेश्चन, ओवरऑल क्वेश्चन के अंदर। अब इसमें जो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, ये तो आपको याद होगा पहले से कि मोलर कंडक्टिविटी के अंदर K/1000/c होता है, और इसमें जो हमारा बेसिकली Ka है वो हमारा डिफाइंड हो सकता है कि C/α² हमारा Ka से डिफाइंड किया जा सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हम कौन सी सेल यूज़ करते हैं, ये आपको ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसके अंदर जो रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे रिएक्शन को कराने के लिए हमको एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट हो रही होती है। तो यहाँ पे हमने एक्सटर्नल सोर्स के अंदर NaCl मोल्टन मेटल लिया है। ठीक है, जहाँ पे हम देखते हैं इस मोल्टन मेटल की मदद से हमारा बेसिकली हमारे Na जो हैं कि वो हमारे कैथोड पे जाएंगे और Cl- हमारे एनोड पे जाएंगे। अब फिर हमारा वही होगा कि बेसिकली कैथोड पे रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, फिर हमारे गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और बेसिकली आप जानते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन को आप कैसे मेंशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन के अंदर जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो हट जाएंगे। ठीक है, और बेसिकली जो हमारा रिएक्टेंट के ओवरऑल मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे प्रोडक्ट के अंदर आने होंगे। फिर हमारे जो बेसिकली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाए उसको ओवरऑल रिएक्शन के अंदर भी हम मेंशन करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें जो आपके लिए काम की चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे आप रिएक्शन को, ओवरऑल रिएक्शन को कैसे लिख सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए काम की चीज़ है। जैसे कि यहाँ पे Na+ इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा Na सॉलिड में बना रहा है। फिर आपके लिए काम ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब Na+ मीडियम Na+ होगा तो ये हमारा एक्वस मीडियम में होगा, ये सॉलिड मीडियम में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कैथोड के अंदर हमारे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है हमारा रिडक्शन हो रहा है। फिर यहाँ से आप देख सकते हो कि -1 से 0 में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एनोड हो रहा है, एनोड के अंदर हमारा ऑक्सीडेशन होता है। अब ओवरऑल रिएक्शन को लिखने के लिए आपको जो 2-3 टर्म याद रखनी है वो ये हैं कि Na+ इलेक्ट्रॉन Na सॉलिड स्टेट बनाएगा, सिमिलरली Cl- हमारा हाफ Cl2+ इलेक्ट्रॉन बनाएगा। जब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो रिएक्टेंट्स के अंदर जो हमारी कैथोड प्लस एनोड पे हुई है उसके जितने भी हमारे लेफ्ट हैंड साइड में मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम समेशन करके लिखते हैं, और प्रोडक्ट के अंदर जितने भी हमारे राइट हैंड साइड में मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस हैं उसको हम समेशन करके लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिएक्टेंट का पहले कैथोड में हो जाएगा Na+। ठीक है, फिर हमारा बेसिकली हो जाएगा Cl-। अब यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि Na के साथ हमारा कोई और मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होता, ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा CH3COOH है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम NaCH3COOH है तो यहाँ पे हमारे Na भी आते, CH3 भी आते और COOH भी आ रहे होते। ठीक है, तब हम रिएक्शन में तीनों कंपाउंड लेते। ठीक है, फिर हम बेसिकली अब क्योंकि ये NaCl है तो ये हमारा बेसिकली टाइप है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, और जो हमने कंसिडर किया था एग्जांपल CH3COH वो हमारा टाइप था वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमारी बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो उसके जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे सारे आ रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे Na+ आएंगे, Cl- आएंगे। अब प्रोडक्ट के अंदर हमारा Na सॉलिड भी आएगा और हाफ Cl2 ये भी आएगा। कोई अब जैसे कि बेसिकली किसी सर्टेन एग्जांपल में क्या होता है कि हमारी गैसेस लिबरेट भी होते हैं, या फिर गैसेस भी नहीं लिबरेट हों तो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स लिबरेट होते हैं। तो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे हमारे वाटर आ रहा है तो वो भी आपको प्रोडक्ट के अंदर लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स कोई भी लिबरेट नहीं है, तो यहाँ पे हमारे Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस ही आएगी। ठीक है, तो ऐसे हम जो है डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस को, और ये जो हमारा Na सॉलिड है प्लस हाफ Cl2 है ये हमारा बताता है कि यहाँ से हमने प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइस को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है कि यदि वाटर के मॉलिक्यूल्स आते हैं तो वो हमारे जो है ओवरऑल रिएक्शन के अंदर हमारे मेंशन होनी चाहिए। कोई गैस यदि लिबरेट हो रही है तो वो भी हमारे रिएक्शन के अंदर मेंशन होनी चाहिए। अब आगे चल करके आप पढ़ोगे हमारा इसी में कॉन्सेप्ट आता है कोरोजन का। ठीक है, तो कोरोजन के केस में हमारा जो रस्ट है वो फॉर्म्ड होता है। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन के अंदर जो है जब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें हम रस्ट को भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इतना ही था आज की वीडियो में। अब आपको ओवरऑल रिएक्शन लिखना आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग।